Okay, so we'll continue that remaining excretion chapter. We have seen there are three structures responsible for regulation of kidney function. One is hypothalamus, second one is JGA, and third one is ANF. तो JGA how it operates, कल मैं बताया एडीएच जो है समर सीजन में इंक्रीज हो जाता है, विंटर सीजन में सप्रेस हो जाता है. एक्चुअली एडीएच के दो काम है. एडीएच इज परफॉर्मिंग टू इंपॉर्टेंट फंक्शन. नंबर वन, इट हेल्प इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम later parts of nephron and also help in vasoconstrictory effect. JGA how it works, let us see. JGA how it regulate kidney function. JGA का मतलब क्या है ऑलरेडी आपको बताया गया है. JGA इक्वल टू एफेरेंट आर्टेरियोल प्लस DCT. लिखे नहीं लिखे आप? तो JGA में होता है JG सेल. सबसे पहले क्या होता है, फॉल इन GFR. जैसे ही बॉडी में GFR कम हो जाएगा, फॉल इन GFR, JG सेल एक्टिवेट हो जाएंगे. JG सेल एक्टिवेट हो जाएंगे एंड रिलीज रेनिन. फॉल इन GFR. जैसे ही बॉडी में GFR कम हो गया, व्हाट इज GFR? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जैसे ही डिक्रीज हुआ, फॉल इन GFR, इमीडिएटली JG सेल एक्टिवेट होंगे. बॉडी में जब भी GFR डिक्रीज होगा, JG सेल एक्टिवेट होंगे, रेनिन बनेगा. RENIN, रेनिन बनेगा. एंड दिस रेनिन कन्वर्ट्स, ये रेनिन जो बना है अब, ये रेनिन कन्वर्ट करेगा किसको? देखिए, एंजियोटेंसिनोजन. एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा. एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा. कौन कन्वर्ट करेगा? रेनिन. देखो, फॉल इन GFR. जब भी GFR डिक्रीज होगा बॉडी में, JG सेल से रेनिन आएगा. रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा. फिर एंजियोटेंसिन 1 इज अगेन कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2. एंजियोटेंसिन 2. और ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम फ्रॉम लंग्स. यहां पर मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख रहा हूं. एग्जाम में स्टेटमेंट आएंगे, देखो बहुत अच्छे से समझने आ रहा, कुछ भी नहीं है मुश्किल. GFR डिक्रीज होगा, JG सेल एक्टिवेट होंगे, रेनिन आएगा. रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा. एंजियोटेंसिनोजन होता है फ्रॉम लीवर प्रेजेंट इन ब्लड. सुन लो, फ्रॉम लीवर प्रेजेंट इन ब्लड का मतलब क्या है? लीवर से तैयार होगा, ब्लड में प्रेजेंट होगा एंजियोटेंसिनोजन. और यह एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हुआ है एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 2 में. और एंजियोटेंसिन 2 कौन है पता है? पावरफुल वासो कंस्ट्रिक्टर है. एंजियोटेंसिन 2 क्या है? पावरफुल वासो कंस्ट्रिक्टर. इसका मतलब GFR क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज अल्डोस्टेरॉन. और अल्डोस्टेरॉन हेल्प करेगा
reabsorption of water and sodium. वाटर और सोडियम को अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। और एंजियोटेंसिन 2 के बारे में देर बाय जीएफआर ब्लड प्रेशर, देर बाय ब्लड प्रेशर क्या होगा, देर बाय ब्लड प्रेशर इंक्रीज एंड जीएफआर क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो जीएफआर क्या होगा, इंक्रीज होगा। व्हाट इज एंजियोटेंसिन 2? एंजियोटेंसिन 2 को लिखा गया है बुक में पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर, पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर। कंस्ट्रिक्टर मतलब क्या है, बीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जीएफआर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बीपी पे डिपेंड होता है जीएफआर। ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलस में जितना ब्लड प्रेशर होगा उतना ज्यादा जीएफआर होगा। जस्ट इमेजिन करो ग्लोमेरुलस में जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा, नहीं होगा? ग्लोमेरुलस, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं? ये ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस में जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा, बोल रहा हूं मैं। जब से ब्लड प्रेशर इंक्रीज, जीएफआर इंक्रीज। ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज हुआ? वैसो, बिकॉज ऑफ वैसो कंस्ट्रिक्शन। एंजियोटेंसिन 2 क्या है, पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है। जीएफआर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जस्ट इमेजिन अबाउट दैट पर्सन हु लॉस्ट इन द डेजर्ट। एक पर्सन है जो डेजर्ट में खो गया है और पानी नहीं मिल रहा उसको ड्रिंक करने के लिए, 2-3 दिन हो गए हैं पानी नहीं पिया है और एवरी डे यूरिनेट किया है। कहां से आया यूरिनेशन के लिए वाटर? ब्लड में से आया। इसका मतलब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ब्लड वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसका ब्लड में से वाटर निकाल लिया जा रहा है। सो डिफिकल्ट सिचुएशन। उस टाइम में उसको बचाने के लिए कौन आ सकते हैं? जे जी सेल आ सकते हैं। जे जी सेल क्या करेगा, रेनिन बनाएगा। और रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन बनाएगा। एंजियोटेंसिनोजन 1-2, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो बच जाएगा वो, वरना क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज डिक्रीज, फाइनली डेथ। हाई ब्लड प्रेशर इज डेंजरस और लो ब्लड प्रेशर इज डेंजरस? लो ब्लड प्रेशर इज डेंजरस। समझ गए? ये सिचुएशन में ब्लड प्रेशर बढ़ाना जरूरी है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है लाइफ में, ब्लड प्रेशर बढ़ाना जरूरी है। जैसे कि नॉट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बॉडी में फ्लूइड कम हो गया, फिल्ट्रेशन कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, है ना? तो उस टाइम में एंजियोटेंसिन 2 आना। डायरेक्टली नहीं आएगा एंजियोटेंसिन 2, आएगा क्या? नहीं आएगा। और ये दिस होल मैकेनिज्म अभी जो लिखा मैं फ्लो चार्ट, दिस होल मैकेनिज्म इज, दिस होल मैकेनिज्म अभी कहां से लिखे हम? ये डिक्रीज इन जीएफआर, फॉल इन जीएफआर से जो लिख रहे हैं हम। दिस होल मैकेनिज्म इज रास। क्या है? रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। बोले सर, रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। चाहे रेनिन हो, चाहे एंजियोटेंसिन हो, चाहे अल्डोस्टेरॉन हो, तीनों एक ही काम कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। सही है? ब्लड प्रेशर ही बढ़ा रहे हैं ना। ये कैसे बढ़ा रहे हैं ब्लड प्रेशर? बाय कॉजिंग वासो कंस्ट्रिक्शन, बाय कॉजिंग वासो कंस्ट्रिक्शन। आगे आ जाइए, ये ब्लैंक है ना, आगे आ जाइए।
आप भी आ जाओ। रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। हुंस रूल पढ़ते हैं, फॉलो नहीं करते तुम लोग। दिस होल मैकेनिज्म क्या है? रास है, और ये इसको क्या बोले? रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब एक आ रहा है हार्मोन एएनएफ। कभी कभी लाइफ में ऐसा सिचुएशन भी होता है, ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई रहता, ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट, blood flow from the heart increase, blood flow from the heart increases, and blood pressure increase। अगर हमारे हार्ट से ऑलरेडी ब्लड फ्लो ज्यादा है और ऑलरेडी ब्लड प्रेशर ज्यादा है, इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन हार्ट रिलीजेस, हार्ट के जो अट्रियम होते हैं, अट्रियम रिलीजेस ए हार्मोन, रिलीजेस ए हार्मोन, क्या नाम? एएनएफ, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, atrial natriuretic factor। In this situation, heart atrium releases a hormone, atrial natriuretic factor। जब ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया आपका, उस सिचुएशन में हार्ट अट्रियम रिलीजेस है हार्मोन एएनएफ। से फॉर एग्जांपल, आप ग्राउंड फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पे गए, एक नॉर्मल पर्सन भी ग्राउंड फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पे जा रहा है, मतलब उसके हार्ट बीट भी तेज हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा उस टाइम में, उसका ब्लड फ्लो भी ज्यादा, सर्कुलेशन फास्ट हो रहा है। लेकिन ये सिचुएशन परमानेंट नहीं होती, ये सिचुएशन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी। सही है ना? कैसे ठीक हो जाएगी? बिकॉज ऑफ एएनएफ। एएनएफ का मतलब क्या है? अट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। एएनएफ इज वासोडाइलेटर। डाइलेटर, डाइलेटर मतलब एक्सपैंड करना ब्लड वेजल, वासो मतलब ब्लड वेजल, वासो मतलब ब्लड वेजल, डायलेट मतलब एक्सपैंड करना। ब्लड वेजल को एक्सपैंड कर दो, प्रेशर कम हो जाएगा अंदर। वासो डायलेटर, ब्लड प्रेशर क्या बोलो? डिक्रीज। सो नाउ आई कैन राइट हियर ANF, now I can write ANF opposes GFR। क्या मैं ऐसा सॉरी, ANF अपोजेस रास लिख सकता हूं? GFR भी लिख सकता था मैं, GFR भी, GFR को स्लो कर रहा है ये। अपोज बोलने से अच्छा स्लो बोलना चाहिए वहां पर, GFR में। यहां पे आप बिल्कुल बोल सकते हैं ANF अपोजेस रास, रास ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा था, ANF ब्लड प्रेशर कम कर रहा है। किडनी में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि किडनी को फिल्टर करना है ब्लड, और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज अंडर, अंडर ब्लड प्रेशर, अंडर ब्लड प्रेशर। ठीक है? यहां तक क्लियर? क्लियर है यहां तक? नोट कर लिए सब? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ रहे हैं, देखिए मिक्चुरिएशन में। मिक्चुरिएशन में क्या क्या पढ़ना है? ये रहा हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन जमा हो रहा है इसमें, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होते हैं स्ट्रेच, क्या होते हैं?
यूरिनरी ब्लैडर स्टोर यूरिन, ठीक है, स्टोर यूरिन। स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, यूरिन जमा होते ही स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए। सेंसरी न्यूरॉन carry signal to CNS. व्हाट इज CNS? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन को। सुन लीजिए, पहले यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आएगा, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होगा, एक सिग्नल यहां से जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाएगा, फिर एक इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी वापस आएगा। इंफॉर्मेशन वापस आने के लिए कौन सा न्यूरॉन? मोटार न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके जाना, SN सेंसरी न्यूरॉन, MN मोटार न्यूरॉन। मोटार न्यूरॉन brings information to urinary bladder, brings information to यूरिनरी ब्लैडर को इंफॉर्मेशन आ जाएगा। सुन लो, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन स्टोर करेगा, स्ट्रेच होगा, इंफॉर्मेशन जाएगा, इंफॉर्मेशन वापस आएगा मोटार न्यूरॉन से। अब क्या होगा बोलो? अब होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए, ठीक है, अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फॉलोड बाय रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर। यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया। सुन लो, पहले क्या हुआ? यूरिन पहले आया यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिन स्टोर हुआ यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हुआ, सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को गया, फिर वापस आया, इंफॉर्मेशन आने के बाद क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर फॉलोड बाय रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर। अब इसके बाद क्या होगा? मिक्चुरेशन हो जाएगा। What is micturition? Expelling urine out from the body. बॉडी से अब यूरिन बाहर निकल जाएगा। एक वॉलंटरी प्रोसेस है ये। आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिसीजन देंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेगा कि ये टाइम मिक्चुरेशन का है या मिक्चुरेशन को पोस्टपोन करना पड़ेगा, चॉइस है ना वहां पर। नेक्स्ट, डेली यूरिन आउटपुट 1 to 1.5 लीटर पर डे, 25 to 30 ग्राम यूरिया पर डे, पेल येलो कलर ऑफ यूरिन ड्यू टू, पेल येलो कलर क्यों हुआ ये? ड्यू टू यूरोक्रोम। यूरिन का जो कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम, पिगमेंट है यूरिन का।
डेली की बात हो रही है, डेली कितना यूरिन आ रहा है, 1 to 1.5 लीटर, 25 से 30 ग्राम यूरिया निकल रहा है बॉडी से। पीएच क्या होता है यूरिन का? पीएच होता है यूरिन का 6। स्लाइटली एसिडिक बोलेंगे, बोल सकते हैं स्लाइटली, स्लाइटली एसिडिक बोल सकते हैं यूरिन को, स्लाइटली एसिडिक बोलिए। और क्या है? यूरिन हैज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यूरिन हैज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब यूरिन के बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं टू आइडेंटिफाई ए डिसीज लाइक ग्लाइकोसोरिया एंड कीटोन्यूरिया indicate what? Diabetes, indicate diabetes mellitus, indicate diabetes mellitus. Glycosuria, ketonuria indicate diabetes mellitus. What is glycosuria? Glucose in urine. Ketonuria, ketone bodies in urine. यूरिन के बहुत सारे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हैं। यूरिन का यूज किया जाता है डिसीज का आइडेंटिफाई करने में। ग्लूकोज इन यूरिन, अगर ग्लूकोज आ रहा है यूरिन में और कीटोन बॉडीज आ रहे हैं यूरिन में तो डिक्लेयर है कि डायबिटीज हो गई है। और यूरिन हैज कैरेक्टरिस्टिक ओडर, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, स्टैंडिंग यूरिन, स्टैंडिंग यूरिन हैज अमोनिया स्मेल। यूरिन के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है या स्टैंडिंग यूरिन में अमोनिया की स्मेल आती है, अमोनिया की स्मेल। अमोनिया की स्मेल क्यों आ रही है यूरिन में? बिकॉज यूरिन कंटेन यूरिया, यूरिन कंटेन यूरिया। व्हाट इज यूरिया फार्मूला? NH2CO NH2, NH2CO NH2 मतलब दो अमोनिया निकल जाते हैं, उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। यूरिन जो है, फ्रेश यूरिन में कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, लेकिन स्टैंडिंग यूरिन, ओल्ड यूरिन जो होता है उसमें अमोनिया स्मेल निकलती है, क्योंकि यूरिया ब्रेक होना शुरू हो गया वहां पर। यूरिया ब्रेक होगा तो अमोनिया निकलेगा। नेक्स्ट हो गया ये। रोल ऑफ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, रोल ऑफ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम किडनी, किडनी को छोड़ के और दूसरे स्ट्रक्चर भी हैं जो एक्सक्रीशन में काम करते हैं। अदर स्ट्रक्चर्स, other than kidney, other structures are also helping for excretion. For example, our liver, our lungs, our skin, स्किन भी एक्सक्रीशन में काम करती है कभी कभी। इवन आवर सलाइवा आल्सो हैज सम टाइम एक्सक्रीटरी रोल। वो सब लिखना है यहाँ पे, कौन कौन से अदर देन किडनी एक्सक्रीटरी रोल कर रहे हैं। मेन तो किडनी है। Why urine is slightly acidic? Why urine is slightly acidic?
ड्यू टू H plus ions actively secreted into the filtrate. ज्यादा से ज्यादा जितने भी हमारे बॉडी में एक्सेस H प्लस आयन है, एक्सेस H प्लस आयन को फिल्ट्रेट में डाल दिया जाता है. एक्सेस H plus ion released into the filtrate, because of that urine become slightly acidic. ज्यादा से ज्यादा H plus ion उसमें डाल दिए जाते हैं. रोल ऑफ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन. अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात हो रही है यहां पर. एक तो लंग्स है. देखिए, आप बोलेंगे सर लंग्स तो रेस्पिरेटरी रोल है, एक्सक्रीटरी कैसा होता? नहीं, lungs are also having some excretory role. 200 ml carbon dioxide per minute, significant quantity of water, significant quantity of water, water vapor loss. जब भी आप ब्रीथिंग कर रहे हैं तो आपके बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, वो भी एक एक्सक्रीशन ही है, वो भी एक एक्सक्रीशन है. और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वेपर्स आ रहे हैं, वेपर्स. अब जितना भी वाटर ड्रिंक करेंगे वो सिर्फ यूरिन बन के नहीं आएगा बाहर, वेपर के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में लॉस होने वाला है. और इवन हमारी स्किन जो है, स्किन के अंदर दो टाइप के ग्लैंड्स हैं, वो भी एक्सक्रीशन कर रहे हैं. स्वेट ग्लैंड्स हैं, और कौन से ग्लैंड हैं? सबेशियस ग्लैंड है. स्किन में स्वेट ग्लैंड है, वो भी एक्सक्रीशन का रोल कर रही है. स्वेट प्रोड्यूस वाटरी फ्लूइड होता है, ये वाटरी फ्लूइड containing urea, NaCl, lactic acid. What is sweat? Sweat is nothing but watery fluid containing urea. Of course, यूरिया किडनी से बाहर आना चाहिए, किडनी बनाएगा यूरिन, बाहर आ जाएगा. लेकिन थोड़ा सा यूरिया स्किन से भी लॉस होगा. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिया आल्सो लॉस थ्रू स्किन, स्वेट में से. सबेशियस ग्लैंड, सबेशियस ग्लैंड मतलब सीक्रेट ऑयल, वैक्स, सीबम, सीबम मतलब ईयर वैक्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस. आपके स्किन में ऑयल ग्लैंड्स भी हैं. दोज ऑयल ग्लैंड्स आर कॉल्ड सबेशियस ग्लैंड, सबेशियस ग्लैंड, एंड इट सीक्रेट ऑयल, वैक्स, सीबम, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस बन रहे हैं. हाँ, स्टीरॉल्स, स्टीरॉल्स बोलना चाहिए, स्टीरॉल्स. और स्टीरॉल्स भी हो सकते हैं. स्टीरॉल्स मतलब कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म. लीवर से भी एक्सक्रीशन का काम हो रहा है. लीवर सिक्रीट बाइल जूस हैविंग BBSCVD, बाइलीरुबिन, बाइलीवर्डिन, बाइलीरुबिन, बाइलीवर्डिन impart color to fecal matter. fecal matter color जो है yellowish और greenish, that is because of bilirubin and biliverdin. natural colors bilirubin और
बाइलीवर्डीन है ये दोनों कलर ऐड करते हैं फीकल मैटर में। और ये स्टीरॉइड्स हैं, देखिए स्टीरॉइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल है, वी फॉर विटामिन हैं, और डी फॉर ड्रग्स हैं। मतलब हमारा लीवर एक्सक्रीट कर रहा है बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जैसे बाइलिरुबिन है, बाइलिवर्डिन है, स्टीरॉइड्स हैं। कई मेडिसिन में, कुछ मेडिसिन में स्टीरॉइड आ जाते हैं बॉडी में, वो स्टीरॉइड को बाहर फेंकना होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है एक्सेस बॉडी में, विटामिन जो एक्सेस है हमारे बॉडी में, ड्रग्स मेडिसिन वगैरह जो भी खाए होंगे वो सब बाहर निकालने का काम लीवर को दिया गया है, लीवर का है वो। और किसका एक्सक्रीटरी रोल है? सलाइवा also help in removing excess electrolytes, जो बॉडी में एक्सेस के प्लस आयन होंगे, एक्सेस एच प्लस आयन होंगे, एक्सेस के प्लस एच प्लस आयन को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है सलाइवा। ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम बॉडी। देखो एक काम सिर्फ नेफ्रॉन कर रहा है, बल्कि दूसरे भी नहीं करना ऐसा नहीं है, दूसरे भी करेंगे। के प्लस आयन नेफ्रॉन में भी दिए थे, यहाँ पे भी देंगे। थोड़ा एक्सेस, जो भी एक्सेस है बॉडी में वो बाहर निकालना है। ठीक है, ये रोल थे अलग अलग, डिफरेंट रोल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी तो मेन है, हाँ मेन सलाइवा है। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो किडनी फेल्यूर पेशेंट्स हैं, डिसऑर्डर्स जो जो डिसीजेस हैं यहां पर पढ़ेंगे हम। एक होता है किडनी फेल्यूर, किडनी फेल हो गए बल्कि सुने होंगे आप, रीनल फेल्यूर। क्या होता है किडनी फेल में? यूरेमिया, यूरिया लेवल इंक्रीजेस, यूरिया लेवल इंक्रीजेस इन ब्लड, ब्लड में यूरिया लेवल इंक्रीज हो गया है, यूरिया लेवल इंक्रीजेस इन ब्लड, यूरेमिया। किडनी फेल्यूर पेशेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई? किडनी फेल्यूर पेशेंट इज आइडेंटिफाइड बाय यूरेमिया। यूरिया लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड में। अब क्या करना चाहिए? इमीडिएटली डायलिसिस शुरू करना, टू बी डन। लेकिन परमानेंट क्योर अगर करना है, परमानेंट क्योर किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन परमानेंट क्योर है अमॉन्ग क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स। किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना होता है इमीडिएटली। इमीडिएटली तो डायलिसिस करना, थोड़े दिन तक अब कौन देगा किडनी भाई, डिसाइड करना ना। अब वो डिसाइड करे तक डायलिसिस। और वहां पेशेंट की एज भी देखना चाहिए। पेशेंट भी अगर बहुत ही ओल्ड एज का है, सर्जरी टॉलरेट नहीं कर सकता, तब वहां पे ऑप्शन किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी नहीं बचता, उसको डायलिसिस पे रहना पड़ेगा ओल्ड एज में।
वरना जो है क्लोज रिलेटिव्स में या कोई फैमिली मेंबर्स में दे सकते हैं किडनी। यंग एज में किडनी फेल हो गए, 40, 45, 50 की एज में, तो दे सकते हैं किडनी। कोई भी एक किडनी पे सरवाइव हो सकता है, एक एक्स्ट्रा है, किसको तो देना ऐसा, इसलिए एक एक्स्ट्रा है। अब देखिए अगर डायलिसिस करना है तो डायलिसिस क्या है, देखिए डायलिसिस को हम बोलने वाले हैं आर्टिफिशियल किडनी बोलने वाले हैं। डायलिसिस बोल तो आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन डायलिसिस इज नथिंग बट आर्टिफिशियल किडनी। जो काम किडनी कर रही थी वो काम मशीन करने वाली है, आर्टिफिशियल किडनी है वो। हाँ, कम हो जाएगा, थोड़े साइड इफेक्ट्स तो रहेंगे, लेकिन एक किडनी से सरवाइव हो सकता है पर्सन। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस प्रोसीजर सुनिए। हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर क्या है? पेशेंट को पहले हॉस्पिटलाइज करना, पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड, घर पे नहीं कर सकते हीमोडायलिसिस, हॉस्पिटलाइज करें, क्योंकि डायलिसिस मशीन होती है, जहां पे मशीन है वहां कर ले सकते हैं डायलिसिस। पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड, ब्लड फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी, blood from the convenient artery taken out। कौन सी तो एक आर्टरी से, हाथ की आर्टरी, पैर की आर्टरी, नेक की आर्टरी, कौन सी भी एक आर्टरी से ब्लड निकालना होता है, आर्टरी से टेकन आउट, वार्म टू, वार्म नहीं करना है यहां पर, कन्वीनियंट आर्टरी टेकन आउट, हेपारिन एडेड, हेपारिन एडेड टू प्रिवेंट कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। बाहर ब्लड निकाल रहे हैं बोल तो जम सकता है ना ब्लड, कोआगुलेट हो सकता है, टू प्रिवेंट कोआगुलेशन, ब्लड कोआगुलेट हो सकता है, उसको रोकने के लिए हेपारिन डालना है। ब्लड सब्जेक्टेड टू लो टेम्परेचर, subjected to low temperature to avoid infection। रूम टेम्परेचर पे नहीं कर सकते आप ये, जो ब्लड है वो मशीन के अंदर जा रहा है, तो मशीन में टेम्परेचर लो रहना चाहिए, क्योंकि हाई रूम टेम्परेचर 29-30 डिग्री रहा तो ब्लड निकालें, इसका मतलब इंफेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस, बैक्टीरिया आ सकते हैं, वायरस आ सकते हैं, इसलिए लो टेम्परेचर पे करना है। लो टेम्परेचर पे थोड़ा इंफेक्शन कम रहता। और क्या करना है नेक्स्ट, ब्लड पास थ्रू डायलाइजिंग चेंबर, डायलाइजिंग चेंबर containing cellophane tubes, blood pass through, blood pass through, passed through dialyzing chamber containing cellophane tube like this। ये डायलिसिस की मशीन है, ये अंदर जो है सेलोफेन, सेलोफेन ट्यूब है ये, इसके अंदर से ब्लड को पास करना है, इसके अंदर से। पेशेंट के कहां से निकाले थे ब्लड, आर्टरी से, लो टेम्परेचर पे सब्जेक्ट कर रहे थे, हेपारिन डाल दिए थे, अब वो ब्लड को यहां पे लेके आओ, ये ट्यूब के अंदर लाओ, सेलोफेन ट्यूब्स सराउंडेड बाय,
सराउंडेड बाय डायलाइसिस फ्लूइड, उसमें रखेंगे डायलाइसिस फ्लूइड। ये चेंबर में रखेंगे, क्या रखेंगे चेंबर में, क्या है, डायलाइसिस फ्लूइड रखेंगे, डायलाइसिस फ्लूइड रखेंगे। बात समझ रहे हैं? और एक बार, पेशेंट को हॉस्पिटल लाए, ब्लड कन्वीनियंट आर्टरी से निकाले, हेपारिन डाले, लो टेम्परेचर पे सब्जेक्ट करे, डायलाइसिस चेंबर में से ब्लड को पास करेंगे, करेक्ट? डायलाइसिस चेंबर इज हैविंग व्हाट, ये पूरा डायलाइसिस चेंबर है, उसके अंदर जो ट्यूब है वो कौन सी है, सेलोफेन ट्यूब है, सराउंडेड बाय डायलाइसिस फ्लूइड। डायलाइसिस फ्लूइड is isotonic to normal blood plasma। जैसा ब्लड प्लाज्मा होता है सेम वैसा डायलाइसिस फ्लूइड होता है। आइसोटॉनिक एक ही वर्ड काफी था, आइसोटॉनिक मतलब डायलाइसिस फ्लूइड का कंसंट्रेशन और ब्लड का कंसंट्रेशन सेम रहेगा, नॉर्मल ब्लड का, नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा का, except that it has no नाइट्रोजनस वेस्ट। डायलाइसिस फ्लूइड में कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है। मतलब बात समझो आप, ये ब्लड कहां पर है बोलो, ब्लड कहां पर है, डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर से ब्लड, यहां पे ये सेलोफेन ट्यूब के अंदर से ब्लड पास हो रहा है, और इसके अतराफ में क्या रखे हम, डायलाइसिस फ्लूइड। डायलाइसिस फ्लूइड इज आइसोटॉनिक, आइसोटॉनिक टू ब्लड, मतलब ब्लड में आपके सॉल्ट कितना है, के प्लस कितना है या ने प्लस कितना है, ग्लूकोज कितना है, वाटर कितना है, बाइकार्बोनेट कितना है, इक्वल रहना। डायलाइसिस फ्लूइड में वो रहना, ब्लड में जो रहेगा डायलाइसिस फ्लूइड में वही कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, एक्सेप्ट दैट इट हैज नो नाइट्रोजनस वेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रेश डायलाइसिस फ्लूइड में, फ्रेश डायलाइसिस फ्लूइड में कोई यूरिया नहीं होता है, लेकिन वो ब्लड जब पास होता है ना सेलोफेन ट्यूब में से, तो ब्लड में से यूरिया निकल के डायलाइसिस फ्लूइड में आ जाएगा, इसी को बोलते हैं डायलाइसिस। व्हाट इज डायलाइसिस? व्हेन ब्लड इज पासिंग थ्रू द सेलोफेन ट्यूब which is surrounded by dialysis fluid, from the blood urea goes out into dialysis fluid। जो काम किडनी कर रही थी वो काम मशीन कर रही है बस। डायलिसिस पेशेंट में किडनी कितने परसेंट काम कर रहे हैं वो भी देखना होता है, किसी के 50% काम कर रहे हैं, किसी के 70, किसी के पास 0 काम करना। अगर किडनी पूरा ही काम करना बंद कर दे तो यूरिन बंद हो जाएगा, पूरा डायलिसिस पे रहना पड़ता, उसको एवरीडे डायलिसिस करना पड़ता। किसी किसी को डायलिसिस जो है 3 बार 2 बार ऐसा करना पड़ता है, इट डिपेंड्स कितना किडनी फेल हुआ है। और ये डायलिसिस फ्रीक्वेंटली कराना पड़ेगा, डायलिसिस एक बार कराने से काम नहीं चलेगा, डायलिसिस टू बी कंडक्टेड फ्रीक्वेंटली। वो डॉक्टर डिसाइड करने वाला है कितना फ्रीक्वेंटली, कितना फ्रीक्वेंटली करना है, 2 दिन में करना है क्या, डेली करना है क्या, 3 दिन में एक बार करना है डायलिसिस, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। वो डिपेंड करता है कितनी परसेंटेज किडनी फेल हुई है। ठीक है, ये है डायलिसिस के बारे में। एक और कॉमन प्रॉब्लम आता है किडनी से रिलेटेड, वो है रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई क्या है, किडनी स्टोन्स हैं। ये कौन से स्टोन होते हैं जो वाटर में से आते हैं या राइस में से स्टोन्स आ जाते हैं बॉडी में, कहां से आ रहे हैं, एक्सेस
calcium oxalate salts get deposited in kidney or ureter और यूरिनरी ब्लैडर, इन सबको किडनी स्टोन बोलते हैं। देखिए, या तो किडनी में, या तो यूरेटर में, या नहीं तो यूरिनरी ब्लैडर में एक कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन बन जाता है, एंड इट इज ऑफ सम सम मिलीमीटर इन डायमीटर। कुछ मिलीमीटर का होता है ये, 5 मिलीमीटर का, 10 मिलीमीटर का, 11 मिलीमीटर का, ऐसा स्टोन होता है। एंड इट विल कॉज व्हाट? सीवियर बैक पेन, सीवियर बैक पेन, पेनफुल यूरिनेशन होने लगेगा, पेनफुल यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन होगा, एंड हेमाटोयूरिया होगा। हेमाटोयूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। किडनी स्टोन के जो पेन है ना, उसको पेन ऑफ ऑल मदर भी बोलते हैं। सीवियर टाइप का बैक पेन है ये। इट्स नॉट नॉर्मल बैक पेन, डोंट कंफ्यूज विथ नॉर्मल बैक पेन विथ किडनी स्टोन बैक पेन। किडनी स्टोन का बैक पेन शुरू हुआ तो कंट्रोल में नहीं रहेगा, आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा पेशेंट, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ता। सीवियर बैक पेन, पेनफुल यूरिनेशन और हेमाटोयूरिया इसके सिम्टम है। और एक प्रॉब्लम है किडनी से रिलेटेड, ये किडनी स्टोन है ना, उन लोगों को होता है जो वाटर प्रॉपरली ड्रिंक नहीं कर रहे, जो डेली जो है हम बोले कि 5 लीटर्स नॉर्मल, जो बोलते हैं नॉर्मल, समर सीजन में 5 लीटर्स वाटर, या विंटर सीजन में 3.5 to 4 लीटर वाटर ड्रिंक करना चाहिए। अगर नहीं करे तो उस टाइम में इस टाइप की कंडीशन होने वाली है। कैल्शियम बॉडी में जमा होते रहता। कैल्शियम इज गुड थिंग, लेकिन गलत जगह पे जाके जमा होता, किडनी में जाके जमा होते रहता। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, TIS। सुनिए, आइटिस वर्ड कहीं पे भी आया, आइटिस, आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन। आइटिस, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, स्वेलिंग, बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, इट इज इन्फ्लामेशन। तो व्हाट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में कुछ पेशेंट में ऐसा देखा गया है, किडनी का साइज कुछ बढ़ जाता है, स्वेलिंग ऑफ किडनी। क्यों हो गया स्वेलिंग ऑफ किडनी? ये है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इन्फ्लामेशन का मतलब है स्वेलिंग, स्वेलिंग हो जाना। कोई एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन में स्वेलिंग हुई है तो ट्रीट कर सकते हैं। इंटरनली अगर कोई स्वेलिंग आई है तो तब क्या कर सकते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है ये। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इफ नॉट ट्रीटेड, अगर ट्रीटमेंट नहीं लिए, कॉजेस रीनल फेल्योर, रीनल फेल्योर हो सकता है। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे थे, ये तो यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक्सक्रीशन। ओके, एक क्वेश्चन पूछे थे, सीलिया और फ्लैजेला में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे? टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स
तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल बोले तो 9 पेरिफेरल डबलेट, डबलेट बोल तो 18 हो गए, 9 प्लस 9 इंटू 2 करना पड़ेगा, 9 पेरिफेरल डबलेट्स प्लस 2 मतलब 20 लेना है, आंसर 20। ठीक है, ये भी एक डाउट पूछे थे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू।